ओमिक्रॉन का जो स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, यकीनन उसने कई राज्यों की चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। अगर यही मौजूदा स्थिति रही तो आगे आने वाला वक्त काफी ज्यादा चुनौतियों भरा हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। वन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के, हमारे साथ जुड़ेंगे। टीएस सिंहदेव साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के। आपका बहुत स्वागत है सर। और पहला सवाल आपसे ही ले लेती हूं, चूंकि 5 राज्यों में कई गंभीर मरीज सामने आ चुके हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ की किस तरह की तैयारी है ताकि इसके खतरे को आपके राज्य में फैलने से रोका जा सके? क्या प्लान तैयार किया गया है राज्य सरकार की ओर से? चित्रा जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। केंद्र सरकार से लगातार सूची का अपडेट हम मांग रहे हैं, डेली अपडेट मिलता है। तो जो भी छत्तीसगढ़ के नागरिक विदेश यात्रा से लौट रहे हैं उनकी जानकारी आ जाती है। ये पासपोर्ट बनाने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, इसमें से कई नागरिक ऐसे हैं जो अन्य स्थान पे भी रह रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेस करके और उन राज्यों को बताना कहां पर वो हैं, उनकी जानकारी देना, और जो राज्य में आ गए उनको क्वारंटीन में रखना। और 7 दिन बीतने के बाद जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार की ओर से आया है, 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट कराना, ये एहतियात के तौर पे। और प्रशासन के प्रतिनिधि पुलिस विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी, स्वास्थ्य विभाग के भी, वो डेली जाके देख रहे हैं कि ये जो परिवार या नागरिक आए हैं ये क्वारंटीन में हैं कि नहीं। तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो क्वारंटीन में रहें। जब तक ये संख्या सीमित है तब तक ये प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। ये हजारों में अगर एक शहर में हो जाएगी तो प्रशासन के लिए दिक्कत होगी। अभी तो ये आसानी से देखा जा सकता है। अब आपसे अगला सवाल मेरा होगा कि छत्तीसगढ़ में अब तक वैक्सीनेशन किस रफ्तार से वहां पर चल रही है, कितने लोगों का हो चुका है? लेकिन विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के। आपका भी बहुत स्वागत है विश्वास जी। अब मध्य प्रदेश की जनता को किस तरह से आप विश्वास दिला रहे हैं कि वहां पर स्थितियां नियंत्रित हैं? ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर आप लोग, आपकी सरकार मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं? विश्वास जी। देखिए चित्रा, अभी जस्ट मैं आपके इस शो के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की ही समीक्षा बैठक की थी, मैं उसी से अभी उठ के आ रहा हूँ। हमारे यहाँ आज कल 17 पॉजिटिव केस थे। मध्य प्रदेश में 138 एक्टिव केस हैं। हमारी सरकार, जैसा आपने कहा, कि हर स्थिति पर पूरी तरह नज़र रखी है और हमारे यहाँ किसी भी तरह के नए वेरिएंट का कोई भी केस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मामला हो, जीनोम सीक्वेंसिंग का मामला हो, जो प्रोटोकॉल हमें अपनाने हैं हम उसको पूरा अपना रहे हैं। लगभग हम 60 से 70 हज़ार लोगों का रोज कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सेकेंड वेव का पीक था उस समय भी हम लगभग 70 हज़ार ही टेस्ट करते थे। अभी हम एक पॉजिटिव के अगेंस्ट 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हम वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तेजी से अभियान चला रहे हैं और हमें यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 93% को हमने पहला डोज लगा दिया है और 70% को, यदि आप देखेंगे तो हमने सेकेंड डोज लगाया, पर जो एलिजिबल हैं सेकेंड डोज के उसको भी हमने 92% तक हमने लगा दिया है। हम लगातार महा वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। अभी 8 तारीख को हमारा एक वैक्सीनेशन अभियान है जिसमें हम एम्फेसिस करेंगे कि सेकेंड डोज बहुत तीव्रता के साथ लगे। और हम 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही निर्देशित किया है कि एक महा वैक्सीनेशन अभियान हम चलाएंगे और हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर तक हमारा जो टारगेट सेगमेंट है उसके दोनों डोज लगवा दें। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, लेकिन थर्ड वेव यदि आशंका है कि आएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, चूंकि एहतियात इतना ज्यादा बरतना होगा क्योंकि जो केसेस सामने आए हैं उसमें ज्यादातर लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं। उसके बावजूद अगर वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं तो फिर ये खतरे की घंटी है और इससे और ज्यादा सतर्क हम सबको रहना होगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असलम शेख जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। चूंकि महाराष्ट्र में राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा 8 केस मिले हैं ओमिक्रॉन के, तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है? जो 8 केसेस मिले हैं उनको लेकर किस तरह से एहतियाती कदम बढ़ाए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें आप। देखिए, जितने इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट जो होता है ये उनका ट्रांजिट हब होता है। किसी भी और स्टेट में जाना हो या सिटीज़ में जाना हो तो मैक्सिमम फ़्लाइट्स यहीं से उन्हें मिलती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मुंबई महानगर पालिका की तरफ से राज्य शासन ने जो है वो कड़े जो है वहाँ पे प्रतिबंध बनाए रखे हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर बेसिकली। और जो हाई रिस्क कंट्री से जो लोग आ रहे हैं
उनका टोटल लिस्ट बना के जो है, और वो जहाँ रहने वाले वो कंसर्न वार्ड में दिया जा रहा है, और वो सही तरीके से क्वारंटीन है नहीं है उनके ऊपर कंटिन्यूसली मॉनिटर की जो है वो प्रोसीडिंग रखी हुई है। और साथ ही साथ जो लोगों के पास अगर क्वारंटीन के लिए जगह नहीं है तो 1000 बेड का जो है वो कोविड सेंटर हमने रखा हुआ है, जहाँ पे उनको जो है वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। उसके अलावा जो है वो 20 हमने होटल्स भी कर रखे हैं, जो लोग वहाँ जाके रहना चाहते हैं वहाँ भी रह सकते हैं मिनिमल चार्जेस के ऊपर। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी, चूंकि 8 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, किस तरह से इन लोगों की पहचान हुई, आम लोगों के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं ताकि वो लोग सतर्कता बरतें, और एक आम आदमी जिसको नहीं पता है इस नए वेरिएंट के बारे में, उसको आप लोग कैसे जागरूक करेंगे? ऐसे कौन से लक्षण हो जो अगर किसी भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं जिसके बाद तुरंत एहतियातन उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? असम शेख जी। देखिए, इसमें ये वेरिएंट यहाँ पे आने से पहले ही इसकी चर्चा लगभग पूरी दुनिया भर में बड़ी तेज़ी से चल रही है। आपके अपने चैनल भी जो है, जब पहला केस भी नहीं आया तब से इसके ऊपर जो है बातें कर रहा है। तो जो हाई रिस्क कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं बेसिकली वहीं से ये वेरिएंट आया हुआ है। तो ईच एंड एवरी जो पैसेंजर्स है उसको मॉनिटर में रखा जा रहा है। ईच एंड एवरी पेशेंट के ऊपर 24 आवर्स जो है जो हमारे जो कॉल सेंटर्स बनाए हमने, जो हमारे 24 वार्ड के अंदर, वो उनको मॉनिटर करते हैं। उनके पास जो मोबाइल नंबर होगा तो उनका लोकेशन भी ट्रैक किया जाता है, और अगर सिम्टम्स आते हैं तो एम्बुलेंस से उनको ले जाने की प्रोविजन भी कर रखी है। उसके अलावा जिस सोसाइटी में वो रुकते हैं उस सोसाइटी के अंदर भी उनके जो चेयरमैन हो गए या सोसाइटीज़ के मेंबर्स को बताया जा रहा है कि इस पेशेंट की ज़रा सी भी हलचल होती है, बाहर निकलने की कोशिश करता है तो तुरंत वार्ड को सतर्क करें। और उसके अलावा बाकी हमारे जो माध्यम है जो लोगों तक पहुंचाने के, वो सारी चीज़ें जो है महानगर पालिका शासन की तरफ से उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं तो उनको कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना, और कहीं नहीं जाना। वो खाली एक टेक्स्ट कर देंगे तो महानगर पालिका की एम्बुलेंस खुद आके उनको जो है उनकी जांच करके उनको कोविड सेंटर में ले जाएगी। क्योंकि मौजूदा वक्त में जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, इसी वजह से ज्यादा लोग जागरूक रहें इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब ने देखा था मुंबई की जिस तरह की स्थिति दूसरी और पहली लहर के दौरान सामने आई थी, या देश के कई हिस्सों में एक दम तोड़ता हुआ सिस्टम भी नजर आया था। उस स्थिति से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अभी से हम सब जागरूक रहें। झारखंड की क्या तैयारी है? वहां के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। झारखंड के मद्देनजर लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, क्या है तैयारी, राज्य सरकार की क्या जानकारी देंगे? जी नमस्कार। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरीके से, आपने देखा होगा कि पिछले जो सेकेंड वेव था उसमें भी हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम किया है, और ये जो नए वेरिएंट के आने की बात है इसमें झारखंड पूरी तरीके से पहले से चाक चौबंद। जब हमारा सेकेंड पेज था उसी समय ही हम लोगों ने अपने पीकू को, NICU को, चाइल्ड मदर यूनिट को, PSA प्लांट को, इसके बाद जो है बाल चिकित्सक और बड़े चिकित्सकों की इलाज पद्धति में एक दूसरे के साथ उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह देने का काम किया है जी। तो निश्चित तौर पर हम अपनी तरीके से, बहुत तरीके से हम तैयार हैं, और जगह जगह हमने ऑक्सीजन प्लांट और साथ में बेड की संख्या वगैरह सारी चीजों पर बहुत गंभीरता पूर्वक पहल की है। क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव ने हम सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को आंख खोलने का काम किया है। बिल्कुल। तो झारखंड पूरी तरीके से तैयार है, और परमपिता परमेश्वर की कृपा रही तो उम्मीद है कि झारखंड में नहीं आएगा, और यदि आएगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए नए इनोवेशन, नई नई विचार, नई नई तरीके से ICMR के गाइडलाइन, WHO के गाइडलाइन, भारत सरकार की जो और दिशा निर्देश है उस सारा का पालन करते हुए हम सभी लोग मिलकर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को हराने का काम करेंगे। और एहतियाती तौर पर बहुत जरूरी भी हो जाता है कि काफी आक्रामक तरीके से हम आगे बढ़ें ताकि इस वेरिएंट के खतरे को फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर सुरेश कुमार, डायरेक्टर LNJP के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है, क्योंकि पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर हो, हम सब ने देखा था उसके पहले जब भी बातचीत होती थी तो सरकारों की ओर से अपनी अपनी तैयारियों की बात बार बार कही जाती थी, लेकिन दम तोड़ता हुआ सिस्टम पहली और दूसरी दोनों ही लहर के बाद देश के सामने आया, और दूसरी लहर ने तो एक तबाही की स्थिति हिंदुस्तान में
पैदा कर दी थी, जिस तरह से मौत के आंकड़े देश के हर हिस्से से सामने आ रहे थे। ऐसे में ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है, इससे बचने की क्या उपाय, जो आम लोग हैं जो अपने घर पर बैठकर आपको सुन रहे हैं, उनको किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे, क्या एडवाइस होगी आपकी, ताकि कम से कम तीसरी लहर के उस खतरनाक प्रकोप को आने से हम सब रोक सकें? क्या करना होगा इसके लिए? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आज आयोजित किया है। लोकनायक में 25,000 पेशेंट एडमिट हुए पहली वेव और दूसरी वेव के दौरान, और ज्यादातर पेशेंट्स यहाँ से ठीक होके गए। हमने पिछली बार भी यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका और ब्राजील स्ट्रेन के लिए हमारा नोडल हॉस्पिटल था, वहां पे सारे के सारे स्वस्थ होके गए, एक भी डेथ नहीं हुई। इस बार भी हमें जिम्मेवारी मिली है कि ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं वो हमारे यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, आईसीयू बेड्स की भी हमने ओमिक्रॉन के लिए व्यवस्था की है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन 30 से ज्यादा कंट्रीज में फैल गया और वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, तो ज्यादा अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ही हल्के लक्षण उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी है, बहुत ज्यादा डेथ है, बहुत ज्यादा आईसीयू का रिक्वायरमेंट इस वेरिएंट में नहीं हो रहा है, जैसा कि साउथ अफ्रीका केसेस से और WHO का अभी तक का जो इस वेरिएंट के बारे में जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि नया वेरिएंट है तो सीमित जानकारी अभी तक है। और दिल्ली में क्योंकि बहुत अभी तो एक ही केस दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है और बाकी स्टेटों से भी कुछ ही केस रिपोर्ट हुए हैं, और राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कई जगहों पर इसके ज्यादा केस बिल्कुल भारतवर्ष में रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी इसके बारे में जानकारी बहुत सीमित है, प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध है WHO के माध्यम से, ICMR की गाइडलाइन के माध्यम से। ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे लक्षण जो हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी। बिल्कुल डॉक्टर सुरेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ खास, अगर दूसरी या पहली लहर में जो लक्षण थे, क्या ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है कुछ नए लक्षणों के साथ सामने आए हैं? ऐसा क्या हो कि लोगों को इस बारे में एहसास हो जाए कि उनको कोरोना का ये नया संक्रमण अपनी चपेट में ले चुका है? यदि किसी भी व्यक्ति के गले में दर्द है, सिर में दर्द है, हल्का बुखार है, बहुत ज्यादा बदन में दर्द है या बहुत ज्यादा उसको थकान होती है, एक्सट्रीम वीकनेस है, तो टेस्ट कराना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो है जो कि अफेक्टेड नेशन से, जहाँ पर जैसे साउथ अफ्रीका है, यूरोप है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, वहां से आ रहे हैं। तो ये अभी तक ये विदेश में ज्यादा है, अभी भारतवर्ष में अभी बहुत कम मामले हैं, और अभी हमें ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, उसको सिम्टम्स हैं, तो निश्चित रूप से उसको टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो डेल्टा वेरिएंट था पहले, डेल्टा वेरिएंट में जहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा थी बहुत तेजी से ड्रॉप होती थी, बहुत ज्यादा लोगों को आईसीयू की और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती थी। इस वेरिएंट में ऐसा नहीं है, बहुत कम लोगों को आईसीयू बेड्स का या बहुत जो सीरियसनेस है इसमें, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत कम है, जैसे खांसी है और सांस का फूलना है, वो इस वेरिएंट में कम देखा गया है। मैं एक सवाल का आपसे और जवाब चाहूंगी, उसके बाद मैं विश्वासारंग जी के पास फौरन जाऊंगी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिन लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है, अगर इन 21 लोगों में वो लोग भी शामिल हैं, तो फिर ये स्थिति तो ठीक नहीं है। फिर एहतियातन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों डोज वैक्सीनेशन के होने के बावजूद अगर लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं तो ये चिंता की बात है यकीनन। क्या दोनों डोज के बाद हालांकि इसका खतरा कम हो जाता है, या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हिंदुस्तान को रहना होगा इस नए वेरिएंट को लेकर? निश्चित रूप से हमें ज्यादा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्टडीज हैं वो सामने नहीं आई हैं और ये इनिशियल डाटा है। अभी हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति जो वैक्सीनेटेड थे, साउथ अफ्रीका में जो 100 से भी अधिक मामले हैं, वहां पर देखा गया कि जो वैक्सीनेटेड थे उनको भी इन्फेक्ट करता है। वहां की जो मेडिकल जर्नल में जो प्रकाशित हुए हैं, उससे पता चला कि दोनों डोज लेने के बावजूद भी ये जो वायरस है इन्फेक्ट करता है, क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। तो इसलिए हमें ज्यादा अभी डेटा क्योंकि अवेलेबल नहीं है, पर ये देखा गया है कि इम्यूनिटी को ओवरकम करता है और वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। ऐसे में हमारी और आपकी, यानी कि जो जनता इस वक्त हमें बैठकर आज तक पर सुन रही है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि तीसरी लहर का खतरा उस तरह की स्थिति पैदा ना करे हिंदुस्तान में, जैसा कि दूसरी लहर के दौरान हम सब ने देखा था। हम उसके गवाह फिर से नहीं बने।
इस वजह से बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स की जो भी सलाह है या सरकार की जो भी एडवाइस है उसका पूरी तरह से हम और आप पालन करें, जिससे समाज को, अपने परिवार को हम सुरक्षित रख पाएं। मास्क जरूर लगाएं कहीं भी जाने के पहले, खासतौर से भीड़भाड़ वाले इलाके में। लेकिन ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बूस्टर डोज को लेकर बहस शुरू हो गई है। आईएमए के अध्यक्ष ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इसकी वकालत की है। सुनिए इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a boosted dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in the chemotherapy receiving people or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the government of India. यकीनन अब बूस्टर डोज की भी बात होने लगी है। विश्वास सारंग जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए खतरा बड़ा है, अगर हमने इसको हल्के में लिया या फिर जो लोग हमें सुन रहे हैं, सुनने के बावजूद वो लोग अगर इग्नोर करते हैं तो स्थितियां भयावह हो सकती हैं। ऐसे में दूसरी लहर से सबक सीखते हुए तीसरी लहर के खतरे को रोकने के लिए अब तक आपकी सरकार की ओर से क्या कदम मध्य प्रदेश में उठाए गए हैं? और बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही है, एमपी सरकार क्या इसको लेकर भी आगे बढ़ रही है? देखिए चित्रा, आपने बहुत ठीक बात बोली कि सेकेंड वेव की भयावहता को देखते हुए हम सबको ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि देश में तीसरी लहर ना आए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको संयम और अनुशासन का पालन तो करना ही है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। ये बिल्कुल हम सबके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, और उसके लिए हर सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार भी लगातार जन जागरण भी कर रही है और जनता को ये सबक भी दे रही है। पर जैसा आपने कहा कि यदि इस सब के बाद भी थर्ड वेव आती है तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है, और सेकेंड वेव से पूरी तरह सबक लेके हमने अपने सभी जो हमारा चिकित्सीय ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उसको चुस्त दुरुस्त किया है, और दोनों सेक्टर में किया। चित्रा, मैं ये बात यहाँ इंगित जरूर करना चाहता हूँ कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर की प्लानिंग में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रखा है, और ये सुनिश्चित किया है कि हर जिले का प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम दोनों को इन्हेंस करें। चाहे बिस्तरों की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एनहेंसमेंट की बात हो, चाहे पीकू बनाने की, पीडियाट्रिक आईसीयू के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग की बात हो, चाहे दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के जनरेशन या ऑक्सीजन के स्टोरेज की बात हो, हमने हर स्थिति पे काम किया। मैंने बताया वैक्सीनेशन को लेकर हम ड्राइव चला रहे हैं। मध्य प्रदेश, यदि बड़े राज्यों की बात करेंगे तो हम दूसरे नंबर पर है, गुजरात और हम लगभग बराबर है। हमने सेकंड डोज भी 70% जो देश का आंकड़ा है उसमें हम 70% पार कर चुके हैं, पर जो एलिजिबल जो हमारा सेगमेंट है उसमें हमने सेकंड डोज भी 93% पूरा कर दिया है। हम 93% फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, तो हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। पर आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इसके बाद भी हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम अपने व्यवहार से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तरीके से ये सुनिश्चित करें कि हम थर्ड वेव को ना आने दें। बिल्कुल, हमारा व्यवहार और हमारा आचरण किस तरह का रहता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। आपने जो आपने बूस्टर डोज की बात की, चित्रा, मुझे लगता है कि इस पर अभी कमेंट हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी डिसीजन है। सभी बातों पर विचार करके ही वैज्ञानिक इस पर विचार करेंगे। क्या कुछ जरूरी है, ये मुझे लगता है कि हमें केंद्र सरकार पर और वहाँ के वैज्ञानिकों पर और वहाँ की वो एजेंसियां, चाहे वो ICMR हो या बाकी ऐसी संस्थाएं जो इस पर पूरी तरह से समग्र रूप से विचार कर रही हैं, उन पर ही छोड़ना चाहिए। हम तो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें जो निर्देश केंद्र सरकार की ओर से या उन संस्थाओं की ओर से दिशा निर्देश मिलेंगे जो कि इस पूरी लड़ाई में अग्रसर होकर काम कर रहे हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले यात्रियों की बात है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने वो परिस्थितियां भी देखी जब डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, उनकी कितने लोगों की जाने गई हैं। तो अगर ऐसे में उनकी ओर से अगर कोई डिमांड आती है तो यकीनन गंभीरता से उस दिशा में आगे बढ़े जाने की जरूरत है। विश्वास जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संगदेव साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हम सब ने देखा था
केंद्र सरकार वर्सेस जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे, एक अलग तरह की लड़ाई भी दिखी, लेकिन परिस्थितियां अब उससे कहीं आगे बढ़ते हुए। संदेव साहब, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? विश्वास सर, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद में जाती हूं उनके पास। बोले विश्वास जी। हाँ, मुझे लगता है चित्रा, जो आईएमए के अध्यक्ष जी ने बोला है, मैं फिर निवेदन करूंगा। देखिए, इस इतने बड़े देश में, 137 करोड़ के देश में, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। देखिए, वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था इतनी भौगोलिक विषमताओं वाले देश में वैक्सीन लगाना। तो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो डिजाइन किया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। तो इसलिए आगे के डोजेस के लिए आगे की क्या कार्य योजना, इस पर समुचित और बहुत उचित विचार केंद्र सरकार की ओर से हो रहा है। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए। की बातों से आप सहमत हैं? के दिशा निर्देशों, बिल्कुल, वो निश्चित रूप से हमें, और इससे भी आगे बढ़ते हुए एक तनातनी की स्थिति रही थी गैर बीजेपी शासित वाले राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। कुछ मुद्दों पर मतभेद की स्थिति भी बनी थी। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? केंद्र सरकार से जो भी सहयोग आप लोगों को चाहिए वो पूरा सहयोग मिल रहा है, और हम सब ने ये भी देखा है कि कई जगहों पर स्कूल भी खुल गए छोटे बच्चों के, जबकि अब तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर स्थितियां चुनौतीपूर्ण और ज्यादा हो सकती हैं। सन्नदेव साहब। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ये दलगत इसमें जरा सा भी नहीं होना चाहिए। ये भूल है, गलती है, गलत है। किसी को भी इसको पार्टी लाइन पे बात सोचनी और रखनी ही नहीं चाहिए, कम से कम सार्वजनिक पटल पे। और यदि ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए। स्वस्थ मत अंतर हो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मत आपका अंतर है, आप अपनी बात रखें, पर यह नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई पार्टी की लाइन है या कोई दल की लाइन है। ये बड़ी भूल है वैश्विक महामारी में। मैं जल्दी से उस बात को कर दूं। पहले आप पूछ रहे थे लक्षण के बारे में। इसके लक्षण के संदर्भ में जो बातें सुनने में आई हैं कि तीव्र सिर दर्द, उल्टी की लक्षण, थोड़ा तेज बुखार, ये ओमिक्रॉन में ज्यादा दिख रहा है। स्वाद चला जाना, सूंघने की क्षमता चला जाना, लॉस ऑफ सेंस एंड स्मेल, ये इसमें नहीं दिख रहा है। और खराश ज्यादा गले में ऐसी हो, ये इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। और डेल्टा वेरिएशन जो पहले भारत में डिटेक्ट हुआ था, आज कहते हैं कि 99% वेरिएंट जो विश्व में पाए जा रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट पाए जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन की भी ऐसी स्थिति आंकी जा रही है कि ये संभव है कि डेल्टा को ये रिप्लेस कर देगा दुनिया में, और आने वाले समय में ओमिक्रॉन के वेरिएंट वैसे ही दिखेंगे जैसे आज दुनिया में डेल्टा वेरिएंट दिख रहे हैं 99%। संतोष की बात यह है कि इसमें कोई गंभीर स्थिति, अभी साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, हमने ये नहीं सुना कि लोग ज्यादा मर रहे हैं, हमने ये नहीं सुना कि बड़ी मात्रा में लोग अस्पताल में गंभीर रूप में भर्ती हो रहे हैं। तो ये कुछ संतोष की बात है। तीव्रता से फैलेगा ये हमको मानना चाहिए, और सिर्फ विदेश से आएगा ऐसा नहीं। डेल्टा का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि ये देश से, हमारे भारत से पूरे दुनिया में जाके आज 99% कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है। तो ये दुनिया में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सावधानी हमको बरतनी है पूरी। और जहां तक केंद्र और राज्य सरकार की बातें हैं, आपने बूस्टर डोज की भी बात की। मैंने केंद्रीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले भी पत्र लिखा था, अभी फिर लिखूंगा कि समय आ गया है कि गंभीरता से चिंतन करके हमको बूस्टर डोज की बात करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो कोमॉर्बिड लोग हैं और 60 साल से ऊपर, ये जब हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चालू की थी तो देश में 30 लाख लोगों को 30 करोड़ लोगों को चिन्हांकित किया था। आज 30 करोड़ वैक्सीन हम बना रहे हैं। उस समय तो देश में वैक्सीन बनने की क्षमता 6-7 करोड़ की एक महीने में थी। आज 30 करोड़ वैक्सीन जब बन रही है, 92-93% फर्स्ट डोज वैक्सीन कवरेज हो गया है, 50% से ऊपर 60%, 70% सेकेंड डोज कवरेज हो गया है। 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद सेकेंड डोज लगना है। तो हमारे पास गैप है कि हम बूस्टर दे सकते हैं। ये समय है कि अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि बूस्टर डोज उपयोगी है तो सरकार को, केंद्र सरकार पे इस पे अब गंभीरता से विचार बिल्कुल। और आईएमए की ओर से खुद ही अब इसकी डिमांड की जा रही है, अध्यक्ष की ओर से ये बातें सामने आ रही हैं। शमशेर साहब, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि 2 दिसंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि जुलाई में आपात स्वास्थ्य पैकेज 2 से जो 23,123 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उससे राज्यों को मेडिकल इंफ्रा तैयार करने के लिए कहा गया था।
क्या आप इससे संतुष्ट हैं या इससे आगे बढ़कर और किए जाने की जरूरत है? असलम शेख जी। देखिए, पहले जब फेस में अपने देश के अंदर जब वेरिएंट आया था, पहले जो अपने कोविड के पेशेंट्स आए थे और पहले फेस के अंदर जो केओस हुआ था, आपको पता है कि अभी किसी के ऊपर आलोचना नहीं करना चाहिए। और वैक्सीनेशन ड्राइव जब चले तो वैक्सीनेशन किस तरीके से जो है, जहाँ पे बीजेपी के राज्य नहीं है वहाँ पे किस तरीके से वैक्सीनेशन आए, कितने दिन सेंटर्स बंद करना पड़ा। उसके बाद लगता है कि लगभग अभी सभी राज्यों ने अपनी अपनी क्षमता से अपनी अपनी तैयारी की। और मेरे ख्याल से मुंबई शहर और महाराष्ट्र वो पहला राज्य था जिसने 20 दिन के अंदर जो है वो कोविड सेंटर खड़ा किया और उसको जो है लोगों के लिए यूजेज में लेके आया। अब अगर आप देखना चाहें तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो डोसेज हम ले रहे हैं वो एक डिबेटेबल मैटर है। आप देखिए कि जिन जिन लोगों ने 2-2 डोसेज लिए उनको भी जो है कहीं ना कहीं वो संक्रमित हुए। अब जो है वो आगे की जो डोज है बूस्टर की बात की जा रही है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिवेंशन इज बेटर क्योर। हर इंसान ने, हर नागरिक ने अगर अपनी जवाबदारी से मास्क लगाया और जरूरत पड़े तो बाहर जाए। यानी सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है। अब हम सब लोगों को कह रहे हैं कि जिनके 2 डोसेज हुए हैं वही ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके 2 डोसेज है वो भी इंटरनेशनल वाले कहते हैं कि पहले RT-PCR करिए, वहां पहुंचने के बाद फिर करिए। ये सारी चीजें अपनी जगह से होगी। आज हर स्टेट के पास, हमारे स्टेट के पास भी हमारे आधे कोविड सेंटर बंद है, लेकिन आधे कोविड सेंटर को हमने पूरी तरीके से सक्षम रखा हुआ है कि कल अगर केसेस बढ़ते भी है तो हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। लेकिन कौन सा वायरेंट कितना इफेक्ट करेगा, अस्पताल की, दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो, ये सारी तैयारी है असलम शेख जी। क्योंकि मुंबई जैसी जगहों पर भी अगर बड़ी किल्लत की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी कहां पर खड़ी है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो एक जगह, लेकिन खुद राज्य की जो जिम्मेदारी है उसके तहत हमने अपने कदम कहां तक बढ़ाए हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। वही राज्य की जिम्मेदारी थी कि हमने जो है सबसे पहले कोविड सेंटर खड़ा किया, उसको यूजेस किया और लगभग हमारे जितने कोविड सेंटर है उन सब में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा के रखा हुआ है। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा किया गया था कि उसकी सराहना जो है WHO ने भी की थी और ICMR ने भी कहा था कि मुंबई ने जो पैरामीटर यूज किया है उसी के तहत जो है बाकी के राज्यों ने भी कार्रवाई करनी चाहिए और वही प्रोसीजर यूज करना चाहिए। आज की तारीख में भी मैं कहता हूं कि ये जो डोजेज हैं, ये डोजेज इतने जल्दी जो बने हैं जिसके ऊपर ICMR हो चाहे WHO, उनके भी साइंटिस्ट ने कहा है कि ये प्रिकॉशनली है, ये परमानेंट नहीं है। वरना परमानेंट होता तो बूस्टर लगाने की बात नहीं आती। तो लोगों को ये सबसे पहले समझना चाहिए कि जो बेस्ट प्रिवेंटिव कर सकते हैं, जो गाइडलाइन चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे राज्य सरकार की तरफ से, उसको अगर सही तरीके से पालन करें तो इसको टाला जा सकता है। ठीक है, बाकी एक जो आप देख जवाब सकते हैं जल्दी से और मैं आपसे जानना चाहूंगी बन्ना गुप्ता जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है सर, जिन देशों में संक्रमितों की तादाद ज्यादा है ओमिक्रॉन से, वहां से जो यात्री हिंदुस्तान आ रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि अभी उन देशों के विमानों को लेकर भारत सरकार कोई फैसला करे? इस बारे में जल्दी से एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी असलम शेख जी। देखिए, ऐसा है कि जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं जो हमारे देश के होंगे या नहीं होंगे, अब जो आगे की जो जिंदगानी होगी चाहे पूरी दुनिया की, वो यही होगी। हाँ। क्योंकि हर कंट्री से एक वायरेंट निकलेगा, हर कंट्री से कोई नया ये निकलेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है, यानी अब इसके साथ ही चलना है। आप जब तक ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं आता तो प्रिवेंटिव मेजर सबसे बेस्ट किया जाए, SOP और गाइडलाइन सबसे कठोर की जाए ताकि जो चीज जो इन्फेक्टेड होता है वो उसको वहीं क्वारंटाइन की जाए, उसको वहीं रोका जाए। और ये बहुत जरूरी है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एक सीमित जगह पर रोककर कुछ दिनों तक बिल्कुल उनके ऊपर चेकिंग किया जाना, और ऐसा हो भी रहा है। गुरुग्राम में 500 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है, उनके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। और बाहर से अगर प्रभावित देशों से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। बन्ना गुप्ता जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हम सब ने देखा था कि आप लोगों की ओर से आरोप लगाए गए थे कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने मन की बात करती है, लेकिन अब स्थितियां उससे आगे जाते हुए क्या केंद्र से जो भी सहयोग आपको चाहिए या भी जो भी फंड चाहिए वो पूरी मदद मिल रही है और आप लोग आगे की तैयारी के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं? बन्ना गुप्ता जी, अभी तो देखिए, अभी ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी तब पता चलेगा कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कि मित्रवत व्यवहार कर रही है। लेकिन पूर्व के अनुभव हमारे बड़े ही जो है खट्टे हैं। और अभी भी मैं बड़े भाई सारंग साहब की बात सुन रहा था। सारंग साहब ने एक लाइन कही कि जब बूस्टर डोज की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिसी मैटर है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाढ़ आती है तो सांप और चूहा एक ही पेड़ पे चढ़ जाता है। आपदा में पॉलिसी नहीं होती है, आपदा में निर्णय होते हैं, और आपदा में निर्णय करके विपरीत परिस्थितियों से बचने बचाने का उपाय होता है। इसलिए ये बूस्टर डोज जो है इमीडिएट सरकार को लागू करनी चाहिए। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय विमान जो है उनको इमीडिएट बंद करना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को बंद किया जाए, और ये बूस्टर डोज को भी तुरंत जो है चालू करना चाहिए। और साथ ही साथ जितनी भारत सरकार की स्वास्थ्य की पॉलिसियां हैं उनको 90-10 में परिणित करना चाहिए, ताकि जितने राज्य हैं वो राज्य जो है, चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो ना तो राजनीति का माध्यम हो सकता है और ना ही जो है ये और माध्यम हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवता सेवा और राष्ट्र भक्ति का माध्यम है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को थोड़ा उदारता के साथ, महानता के साथ सभी राज्यों को पॉलिसी जो है 90-10 की पॉलिसी करनी चाहिए, ताकि हम आने वाली विपरीत परिस्थिति में हम जो है, चाहे ये ओमिक्रॉन हो या और भी विपरीत परिस्थिति हो, उसे लड़ने के लिए सक्षम हो पाए। जब आपदा आ जाती है उस समय निर्णय नहीं किए जाते हैं, पहले ही कदम उठाए जाने की जरूरत है। विश्वास सारंग साहब, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, मुझे लगता है आप कितनी भी कोशिश करो कि बहुत सकारात्मक ढंग से आपका कार्यक्रम चले, कोई ना कोई कुछ ना कुछ टंगड़ी अड़ा ही देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहा है निर्णय लेना भी पॉलिसी के अंतर्गत ही निर्णय लिया जाएगा। सारंग साहब क्या चाहते हैं, हम मूक दर्शक बन जाएं? बन्ना भाई, मैं आप यदि आप चाहते हैं कि हम मूक दर्शक बन जाए तो बन्ना भाई आप, ये राजतंत्र नहीं है। नहीं, मैं बोलिए आप कुछ बोल रहे थे बना भाई, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। मेरा निवेदन है, हम जब शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मूक दर्शक बिल्कुल ना बने। बना भाई बहुत ही एक्टिव मंत्री हैं और उनकी एक्टिवनेस को मैं सलाम करता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, हम शुरुआत तो करते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे। हम शुरुआत तो अपने वक्तव्य की करते हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे, पर जाते जाते हम पूरी तरह राजनीति का रंग अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। मेरा ये कहना है कि एक बहुत सी सेंसिटिव इशू है। मुझे लगता है इंटरनेशनल आप यात्राओं पर 1 मिनट में कहते हैं कि बैन लगा दो, आप कहते हैं कि बूस्टर डोज लगा दो। अरे हर चीज पर विचार करके ही निर्णय लिया जाता है बना भाई। आप भी एक सूबे के मंत्री हैं, आपके मंत्रालय पर भी किसी भी तरह की बातें आती हैं तो आपको सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, समग्रता से हर विषय पर दृष्टि रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक जो काम किया है वो दुनिया में तारीफ हुई है मोदी जी की, दुनिया में तारीफ हुई है केंद्र की सरकार की। इस 137 करोड़ की विषमताओं वाले देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने कोरोना जैसी महामारी से जनता की जान बचाई है, ये अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक उदाहरण है। इसलिए बना भाई मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मेरा ये कहना है जो महाराष्ट्र के मंत्री असलम जी ने कहा वो बहुत सकारात्मक बात है, बहुत सकारात्मक बात है। करके उनकी बात पूरी हो जाए, साहब की बात पूरी हो जाए। गुप्ता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है जी। चित्रा जी, जो असलम शेख जी ने बोला वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि देखिए ये वेरिएंट तो आ ही रहा है, ये कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। हमें रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ये स्वीकार करना पड़ेगा और हमें ये इस बात को लेकर अपने आप को जागृत करना पड़ेगा कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हम केवल राजनीति से प्रेरित होकर कह दें कि केंद्र सरकार को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद करनी है इसलिए हम अच्छे हो जाएं और ये कह दें कि केंद्र सरकार फ्लाइट बंद कर दे अदरवाइज कोरोना फैल जाएगा, या हम ये बोल दें कि बूस्टर डोज दे दे। अरे हर तरह की परिस्थिति पर मुझे लगता है आपने सुझाव दिया, पर उसके साथ साथ आपको ये बोलना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमें लगातार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई, उसके लिए भी तो धन्यवाद दे बना गुप्ता जी। कहें कि केंद्र की सरकार ने हमें समय से हर तरह की सहयोग दिया, उसका भी धन्यवाद दे। बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर हम बूस्टर डोज की बात करने लगे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है वैज्ञानिकों पर छोड़िए कि बूस्टर डोज लगना है या नहीं लगना, आप वैज्ञानिक आधार पर बात करिए। वैज्ञानिक आधार पर हम विचार करें। ठीक है, हम वैज्ञानिक आधार पर, ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, आप मुफ्त की क्यों बोलते हैं? मोदी जी, ये वैज्ञानिक विषय है,
वैज्ञानिक गलत विषय है। गलत मेरा आप निवेदन व्याख्यान मत कीजिए। है, मेरा निवेदन है कि राजनीति से ऊपर उठकर वैज्ञानिकों को निर्णय लेने दीजिए कि बूस्टर डोज कब लगना है, किसको लगना है। हम बैठकर ये बच्चों का विचार नहीं वैक्सीन करें। कब आएगा हम इस सारंग पैनल साहब, ये डिस्कशन तो में बताइए। किसी एक विषय को कह बच्चों देंगे, का वैक्सीन उससे कब काम आएगा, नहीं इसको चलेगा। बताइए। वैज्ञानिक आधार पर ठीक है, अब उनकी बात हो जाए। सारंग साहब एक बार जवाब सुन लेते हैं, एक बार जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बन्ना गुप्ता जी, चूंकि खतरा बढ़ा है दोनों ही लोगों के लिए, ठीक है सर, किसके लिए खतरा ज्यादा बढ़ा है? चित्रा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। चित्रा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरा निवेदन यह है, हाँ। निवेदन यह है कि बूस्टर डोज की बात हो या बच्चों के वैक्सीन की बात हो, यह पूरा वैज्ञानिकों का विषय है। हम राजनीति ना लाएं। वैज्ञानिक जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को हमको सबको शिरोधार्य करना चाहिए और उस हिसाब से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नीति नियंता तो सरकार ही है और सरकार से इस सवाल का जवाब देना यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे जो निर्णय हैं वो सरकार के दस्तखत से ही तय होते हैं। इसी वजह से जनता आप लोगों से इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। लेकिन बन्ना गुप्ता जी वो सीधे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोग इस पूरे मामले में राजनीति करते हैं। ठीक है सर, तो क्या राजनीति करते हैं बन्ना गुप्ता जी गंभीर विषयों पर भी? चित्रा जी ऐसा है, पहला तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे बड़े भाई सारंग साहब कह रहे हैं कि मुफ्त की वैक्सीन। अरे भाई ये फेडरल गवर्नमेंट है, तो आप अपने पॉकेट से थोड़ी दे रहे हैं। आप हमारे राज्य से कोयला ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं। आप जो है आप कहते हैं मुफ्त की। व्हाई यू टेलिंग मुफ्त की? भाई आप अपने व्यक्तिगत पे दे रहे हैं। ये कोयला बिजली आप अपनी जेब से दे रहे हैं। बना भाई ये कोयला और बिजली आप अपनी जेब से दे रहे हैं। जो है इस सब नहीं, कोयला और बिजली क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो बना भाई? ये भी सब जनता का पैसा है। यदि केंद्र सरकार ने पैसा दिया वो भी जनता का है, जो राज्य सरकार का है वो भी जनता का है। दूसरी सरकारें नहीं जानती है। आपसे सीखना होगा उनको। इवेंट मैनेजमेंट में आप बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, ये हम जानते हैं आप लोगों को। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट में आप लोग माहिर हैं, विश्वास सारंग जी। बन्ना गुप्ता जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए बना जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य से आप बिजली और कोयला लेते हो, तो ये क्या बना जी की जेब से जा रहा है? मुझे आश्चर्य है। फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं बहुत उनको स्वागत करूंगा। हम संघीय ढांचे पर रह रहे हैं, हमें विचार करना होगा। केंद्र सरकार बड़ा भाई है, राज्य सरकार छोटा भाई है। यदि फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हो तो तारीफ भी करो ना। को छोड़ना ही होगा आप लोगों को। कोरोना जैसे विषय पर तो हर तरह के मतभेद को छोड़ना होगा, क्योंकि जो झारखंड का, जो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का नागरिक है वो हिंदुस्तानी है और इस पर राज्य और केंद्र को एक साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट के माहिर लोग हैं जो अमेरिका जापान में भी अपने लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, यदि आप ये मानते हैं, ठीक है सर, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए, जान बचाना इवेंट है तो ठीक बात है, इसका आप स्वागत करिए। ठीक है, अब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन को मजबूत करने ठीक का है काम नरेंद्र मोदी डॉक्टर सुरेश कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, किन लोगों के ऊपर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है? जल्दी से इसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। है जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम्स है, जिनको किडनी फेलियर है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारियां हैं, तो ये सब लोग निश्चित रूप से हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उन लोगों की जिनका इम्यूनिटी कम है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो लोग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, ये सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही ओमिक्रॉन के लिए ये जो न्यू वेरिएंट है, इसको लेके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहें फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें विजिलेंट रहने की और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें वो सारे जो मापदंड आईसीएमआर ने जो तय किए हैं, भारत सरकार ने तय किए हैं, WHO ने जो तय किए हैं मापदंड, उनको फॉलो करना है। और पब्लिक में हमने देखा कि काफी सारी शादियों का सीजन है, बहुत सारा ओवर क्राउडिंग है, उन सबसे बचना है कि
शादियों का सीजन है, बड़ी बड़ी रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं, चुनावों का भी सीजन है। हम सब ने देखा था पश्चिम बंगाल में जब रैलियां हो रही थी उसके बाद किस तरह की स्थिति देश में पनपी। इसीलिए बहुत जरूरी है, चुनाव तो हैं, होते रहेंगे, लेकिन खुद को और अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी लोगों पर है। बार बार डॉक्टर्स की ओर से जो सलाह दी जा रही है और सरकार की ओर से जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बिना मास्क के नहीं निकले, तो इस बात को गार्ड मान ले जब भी आप घर से निकलते हैं। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी मुद्दे पर आज दंगल का हमारा सवाल था कि क्या ओमिक्रॉन पर लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकती है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 80% ने हाँ में जवाब दिया है, 20% ने नहीं में जवाब दिया है। स्थितियां गंभीर हैं, हालात इस कदर ना बिगड़े कि तीसरी लहर आ जाए और फिर हमें और आपको घरों के भीतर रहना पड़े और उस तरह की भयावह तस्वीर देखनी पड़े जैसा कि हमने दूसरी लहर में देखा है। इसी वजह से एहतियात जरूर बरतें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे दंगल में, अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।